गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो पहले सारे टॉपिक्स को हिंदी में डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है इंडिया आईटीयू जॉइंट साइबर ड्रिल 2021। तो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बीच में एक जॉइंट ड्रिल कराई जा रही है जिसको हम साइबर ड्रिल कह रहे हैं। तो उसको जो है अब रिसेंटली कंडक्ट किया जा रहा है। इसके अंदर आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके मोस्ट क्रिटिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर्स हैं, जैसे आपके पावर सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, जो ज़्यादातर मतलब साइबर सिक्योरिटी से जिनको डील करना पड़ता है, वो सब इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस ड्रिल को जो है साइबर ड्रिल को अभी कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट और आईटीयू आईटीयू जो है एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, रादर कहेंगे तो ओल्डेस्ट एजेंसीज में से एक है, वो मिलकर इस ड्रिल को कंडक्ट करा रहे हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं आईटीयू के बारे में भी थोड़ा सा। तो आईटीयू जो है यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से ग्लोबली डील करती है। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजेंसीज है ये यूएन की। तो इसको 1865 में फाउंड किया गया था और ये ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट ऑर्बिट्स जो है वो एलोकेट करती है। ठीक है। ये आपको पता है कि इंडिया में जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है रेडियो स्पेक्ट्रम, वैसे ग्लोबल लेवल पर जो है कंट्रीज़ को जो ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट ऑर्बिट्स एलोकेट किए जाते हैं वो आईटीयू करता है। ठीक है। अब आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड वाइड इम्प्रूव करना, उसका एक्सेस को इम्प्रूव करने का काम जो है ये आईटीयू करता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनीवा में लोकेटेड है और ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप जो है उसका भी एक मेंबर है। फिर इसके अंदर 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 800 पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इसके साथ मिलकर काम करते हैं। तो जो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडिया जो है इसका जो आईटीयू काउंसिल है उसके साथ पिछले कई सालों से, रादर 1952 से उसमें बार बार इलेक्ट होता आ रहा है। अभी रिसेंटली इंडिया 2019 में इलेक्ट हुआ था, 2019 से लेकर 2022 तक की टर्म में भी इंडिया इलेक्ट हुआ है। ठीक है। तो मतलब 1952 से लगातार हर बार चार 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 साल के लिए इलेक्ट होता आ रहा है इंडिया। तो अब वो दोबारा इलेक्ट हुआ है 2022 तक के लिए। अब इंडिया इसका मेंबर जो है वो 1869 से लेके अभी तक बना हुआ है, इंडिया इसका अभी तक मेंबर है। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है इन्फिनिटी फोरम। तो आपको याद होगा कि पीएम मोदी जो है उन्होंने भी रिसेंटली कुछ बहुत सारे ट्वीट्स भी किए थे, रादर कि वो बहुत एक्साइटेड है, वो इन्फिनिटी फोरम को एड्रेस करने वाले हैं। तो ये इन्फिनिटी फोरम है क्या और ये कहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है, ये सब देखते हैं। तो ये आपका जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी है जो आपका गुजरात में लोकेटेड है, वहाँ वो मिलकर आपके गिफ्ट सिटी जो है उनके साथ कोलैबोरेट करके, और ब्लूमबर्ग ब्लूमबर्ग एक आपको पता है ना चैनल है। ठीक है। माइक ब्लूमबर्ग जो इसके मालिक हैं उनका चैनल है। तो उनके साथ मिलकर ये इन्फिनिटी फोरम को जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और यूके भी पार्टनर कंट्रीज़ बन रही हैं और ये सबसे पहला आज तक का फोरम है। इसके बाद आने वाले टाइम में, कुछ टाइम में जो है वो दोबारा ऐसे ऐसे सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन भी कराए जाएंगे। ठीक है। अब ये फोरम है क्या, इसमें जितने भी लीडिंग माइंड्स हैं वर्ल्ड के जो आपके पॉलिसी से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड्स में काम कर रहे हैं, और वो फिनटेक इंडस्ट्री, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कौन सी है, जैसे आपका पेटीएम हो गया, आपका अमेजोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, जो आपके फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये तो सिर्फ मैं आपको पेमेंट से रिलेटेड बता रहा हूँ। ठीक है। तो मतलब एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपको समझने के लिए, इसीलिए मैं आपको सिर्फ पेमेंट एग्रीगेटर्स के नाम दे रहा हूँ, पेमेंट मैकेनिज्म्स के नाम दे रहा हूँ। बहुत और सारे फाइनेंशियल फिनटेक इंडस्ट्री में है, जैसे आपको मास्टर कार्ड, वीज़ा, ये सब भी इसी में ही काम करते हैं। तो इस इंडस्ट्री में कैसे रेवोल्यूशन लाया जा सकता है, कैसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इसमें लाई जा सकती है, इसके ऊपर डिस्कशंस किए जा रहे हैं, जाने वाले हैं इस इन्फिनिटी फोरम में। ठीक है। इस इन्फिनिटी फोरम का जो थीम है वो बहुत ही इंप्रेसिव है। इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर बहुत जो है फोकस किया है कि इसका थीम ही इतना इंप्रेसिव है। वो एक आपको गाइड दे रहा है। इसके थीम का सिर्फ क्या नाम है, बियॉन्ड। मतलब अपनी इनोवेशन को बियॉन्ड लेकर जाओ, अपनी करंट थिंकिंग एबिलिटी से आप बियॉन्ड लेकर जाओ। मतलब हर चीज़ में बियॉन्ड सोचने का आपको ये एक तरह से थीम दे रहा है कि आप और क्या सोच सकते हो उसके बारे में। ये एक तरह से फर्स्ट एडिशन का हमारा थीम है। ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज़ और पार्टिसिपेट करने वाली हैं इस फोरम में।
तो अब हम देखते हैं ये आईएफएससीए, गिफ्ट सिटी ये दोनों क्या चीज़ें हैं। तो पहले हम देखते हैं आईएफएससीए क्या है। तो आईएफएससीए जो है वो एक एक्ट के अंदर बनाया गया था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी एक्ट 2019। ये एक ऐसी अथॉरिटी है, यूनिफाइड अथॉरिटी, जो आपकी डेवलपमेंट और रेगुलेशन को देखती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के, फाइनेंशियल सर्विसेज के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, जो आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके जैसे जितने भी ग्लोबल लेवल पर जो आपके फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, जो है इंडिया में के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनकी जो है डेवलपमेंट और रेगुलेशन का काम जो है ये आईएफएससीए जो है वो देखता है। ठीक है, तो आईएफएससीए जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? गिफ्ट सिटी में। तो गिफ्ट सिटी भी देख लेते हैं। तो गिफ्ट सिटी एक एरिया है जहाँ पर आपका ये आईएफएससीए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स, ये बहुत सारी ऐसे ऐसे ऑफिसेज लोकेटेड हैं। ये एक ऐसा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है जिसको अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में बनाया गया है, और इसका ये हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। यहाँ पर आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मिल जाएंगे, इंटरनेशनल एजुकेशन जोन्स मिल जाएंगे, टाउनशिप्स मिल जाएंगे, एंटरटेनमेंट जोन है, होटल, कन्वेंशन सेंटर, इवन आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स वगैरह जो हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, उनमें से ही एक जो है आपका ऑफिस या अथॉरिटी एक आईएफएससीए है। ठीक है, तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी कंपनी लिमिटेड जो है वो इसको ऑपरेट करती है, गिफ्ट सिटी को। वही इस कंपनी को मैनेजमेंट देख रही है, इस एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की वो अपकीप यही देख रही है कंपनी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है गोको मॉडल। तो भी हमारे जो सीएजी है उन्होंने पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्मी का जो एम्बिशियस प्रोग्राम है आर्मी बेस वर्कशॉप्स को मॉडर्नाइज करने का ऑन द बेसिस ऑफ गोको, वो जो है वो डिले होता जा रहा है। उस गोको मॉडल में बहुत सारी इनएफिशिएंसीज हैं या फिर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आर्मी ने उसको एड्रेस ना किया तो वो आपको बाद में और तंग करेंगी। ठीक है, तो आर्मी बेस वर्कशॉप्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो ये देखते हैं जहाँ पर आपके वेपन्स को, व्हीकल्स को या इक्विपमेंट जो है आर्मी के, उनकी रिपेयर्स या ओवरहॉल की जाती है। ठीक है, तो अभी आर्मी ने क्या डिसाइड किया था कि आपकी जो नॉर्मल आपके स्टेशंस या वर्कशॉप्स हैं वहाँ पर गोको मॉडल को जो है वो ला के देखा गया था। तो आर्मी ने सोचा कि इस गोको मॉडल को जो है वो हम बाकी आप अपनी जो आर्मी बेस वर्कशॉप्स है वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं गोको मॉडल क्या है। गोको मॉडल का मतलब होता है कि ऐसी आप एक अरेंजमेंट करते हो किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के साथ कि आप उस गवर्नमेंट उसकी ओनर रहेगी उस एरिया की, लेकिन जो उसकी अपकीप या उसकी ऑपरेशन जो है वो आपके कमर्शियल कंपनी जो आपकी जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो संभालती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसको उसके कुछ पैसे मिलते रहते हैं, वो उसको संभालती है। ठीक है, तो अब ये जो गोको मॉडल है इसमें कहा जा रहा है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। 385 जो है आपके 1000 प्लस ऐसी वर्कशॉप्स में जो है वो जहाँ पर गोको मॉडल को इम्प्लीमेंट किया गया वो आइडल पड़ी हैं। तो आपकी जो सीएजी है वो कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन जो आपकी आर्मी बेस वर्कशॉप्स हैं वहाँ पर भी अराइज हो सकती हैं। इसीलिए सीएजी ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कहा है कि आप एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आओ कि आप इस गोको मॉडल को सुधारो और जितने भी रिस्क हैं इसके अंदर उसको कम करो, और अगर ज़रूरत पड़े तो एग्जिस्टिंग मैन पावर को जो है वो अपने डिप्लॉय करो ताकि गोको की इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से की जा सके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये गोको मॉडल आर्मी में कहाँ से सजेशन आया, क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो आपको पता होगा लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेखतकर की जो कमेटी थी उसमें कहा गया था कि आप जो है आर्मी का ध्यान ये रिपेयर ओवरहॉल ऑफ वेपन वगैरह से हटाने के लिए आप गोको मॉडल लेके आओ ताकि जो ये वर्कशॉप का जो काम है वो आर्मी ना करे, वो अपना जो सारा ध्यान अपना कॉम्बैट कैपेबिलिटी में लगाए। और एक तो आर्मी जो है का मैन पावर अच्छा यूज़ हो जाएगा कॉम्बैट कैपेबिलिटी में, और अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर कर रही है वो भी कम हो जाएगा क्योंकि अभी आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ता है ये सब कामों के लिए। ठीक है, जो सेकेंडरी काम हैं इनके लिए, तो उसके बजाय जो अगर आप प्राइवेट कंपनीज को या कॉन्ट्रैक्टर्स को ये काम दे दोगे तो एक तो वो कम रेट पर कर देंगी और आपकी जो एग्जिस्टिंग जो आपकी आर्मी की जो यूनिट्स हैं जो अभी ये रिपेयर और ओवरहॉल करती रहती हैं वेपन्स की या व्हीकल्स या इक्विपमेंट की, वो उनका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकोगे, उनको कॉम्बैट कैपेबिलिटी उनकी आप एनहांस कर सकोगे। ठीक है, तो एक तरह से हायर ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए ये गोको मॉडल सजेस्ट किया गया था शेखतकर जी द्वारा। ठीक है, तो ये गोको जो मॉडल है उसको आर्मी इंप्लीमेंट कर रही है बट उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं जो है, इसलिए सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि इसको प्रॉब्लम्स को सुधारने की ज़रूरत है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है बेरिलियम। तो बेरिलियम कहाँ से न्यूज़ में आया? अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आपको पता है ना कि 22 दिसंबर को लॉन्च किया जाने वाला है। तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा मिरर लगाया गया है ताकि जो भी वो लाइट को कैप्चर करता है उसको वो जो है कलेक्ट कर सके और उसको जो है वो ऑब्जर्व कर सके, ठीक है? उसके ऊपर एक मिरर लगाया जा रहा है। उसका बेसिक मोटिव ही यही है उस टेलीस्कोप का। तो ऐसा वो मिरर है जिसको फोल्ड किया जा सकता है, उसको एक रॉकेट में फोल्ड करके डाला जाएगा और जब ये जो रॉकेट वहाँ पर स्पेस में पहुँचेगा तो ये जो मिरर है उसको खोल दिया जाएगा और वहाँ पर ये स्पेस टेलीस्कोप पर जाकर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? तो इस मिरर में जो है वो बेरिलियम का भी यूज़ किया गया है। तो बेरिलियम देखते हैं थोड़ा तो बेरिलियम जो है वो एक इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत लाइट होता है, ठीक है? मतलब जितना उसका वेट होता है उसके हिसाब से वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? और उसकी शेप जो है चाहे कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए, वो अपनी शेप को नहीं छोड़ता, ठीक है? उसकी शेप बनी रहती है। तो बेरिलियम का ही यूज़ किया गया है, इसी के ऊपर मिरर को इंस्टॉल किया जाएगा। तो बेरिलियम आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, हीट भी होता है और ये मैग्नेटिक भी नहीं होता। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेस में अगर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो अगर जो है कुछ हो मैग्नेटिक सिचुएशन आए तो वो जो है आपका बेरिलियम जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा और वो अपनी जो है जगह को नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है? क्योंकि वो इतना लाइट होता है और स्ट्रांग होता है इसलिए उसको सुपरसोनिक एयरप्लेन्स में भी और स्पेस शटल्स में भी यूज़ किया जाता है बेरिलियम को, ठीक है? अब कहा गया है कि नासा ने बहुत ध्यान से जो है बेरिलियम का यूज़ किया है इस मिरर को बनाने में, क्योंकि अगर इसको ब्रीथ कर लिया जाए या स्वेलो कर लिया जाए इसकी डस्ट को गलती से तो वो बहुत अनहेल्दी होता है ह्यूमंस के लिए। अब इसमें गोल्ड का भी यूज़ किया गया है, इस मिरर के ऊपर गोल्ड को भी की भी एक कोटिंग की गई है वैक्यूम वेपर डिपोजिशन की टेक्निक का यूज़ करते हुए, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि जो आप मिरर है उसको वैक्यूम चैम्बर में लेके जाते हो और कुछ कुछ अमाउंट ऑफ गोल्ड को वेपर की तरह उसके ऊपर छोड़ते हो, ठीक है? मतलब जैसे स्प्रे की तरह उसको छोड़ते हो, वेपर की तरह छोड़ते हो। तो उससे क्या होता है कि सिर्फ 100 नैनोमीटर्स की जो है गोल्ड की उसके ऊपर परत आई है और लेस देन 50 ग्राम्स ऑफ गोल्ड से वो पूरे के पूरे मिरर के ऊपर जो गोल्ड की कोटिंग कर दी गई है, ठीक है? और ये एक थिन लेयर ऑफ ग्लास भी जो है वो गोल्ड की लेयर के ऊपर लगाया गया है ताकि गोल्ड को जो है या फिर मिरर के ऊपर स्क्रैचेस ना पड़ पाए, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है बारबाडोस। तो आपको पता होगा, ये न्यूज़ में आपने सुना होगा कि 400 सालों के बाद बारबाडोस, बारबाडोस कहाँ पर है? ये आपका ये देख रहे हो बारबाडोस, नीचे उसके पीछे ये वेनेजुएला है, या आपका साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है, उसके ऊपर प्यूर्टो रिको यूएस की टेरिटरी है। फिर कैरेबियन वाला जो एरिया है उससे थोड़ा दूर पड़ता है बारबाडोस ऑफ कोर्स, बट ये कैरेबियन का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है? अभी बारबाडोस एक और चीज़ के लिए न्यूज़ में चल रहा था, आपके जो मेहुल चौकसी हैं उनको किडनैप करके बारबाडोस लाया गया था, तो तभी भी ये न्यूज़ में चल रहा था। तो ये बार-बार न्यूज़ में आ रहा है तो आपको इसका मैप पता होना चाहिए, आस-पास कौन-सी कंट्रीज़ हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है? आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए डाल दिया जाएगा कि क्यूबा इसके नॉर्थ में है, एग्ज़ैक्ट नॉर्थ में है और इसके साउथ में हेती है, तो ऐसा कुछ डाल दिया जाएगा तो आपको लगेगा कि डोमिनिकन रिपब्लिक जो है वो कुछ ऐसा आपको मैप में डाल दिया जाएगा। तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए आप इसको मैप में एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है? तो अब एनीवेज़ हम मेन टॉपिक देखते हैं कि बारबाडोस जो है उसने अपने जो है क्वीन एलिज़ाबेथ को जो है वो रिमूव कर दिया एज़ हेड ऑफ़ द स्टेट और अब वो एक न्यू रिपब्लिक कंट्री बन गया है, ठीक है? ऑफ़ कोर्स अब वो इंडिया की तरह कॉमनवेल्थ ऑफ़ नेशंस का पार्ट तो रहेगा, लेकिन क्वीन एलिज़ाबेथ टू जैसे कि जो कनाडा, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की अभी भी क्वीन है, वो अब बारबाडोस का केस में नहीं होगा, ठीक है? तो बारबाडोस ने बोला कि हम कोई अपना फ्लैग या कोई आर्म्स या नेशनल एंथम या नेशनल प्लेज तो चेंज नहीं करने वाले हैं, लेकिन रॉयल और क्राउन वर्ड को हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जैसे आपका रॉयल बारबाडोस पुलिस फोर्स है वो अब सिर्फ बारबाडोस पुलिस फोर्स हो जाएगी। जो क्राउन लैंड्स थे वो अब स्टेट लैंड्स बन जाएंगे। तो बारबाडोस की थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। बारबाडोस जो है वो एक स्लेव सोसाइटी बना के रखी थी ब्रिटिश ने, और एक इंग्लिश कॉलोनी बनी जब वहाँ पर एक शिप अराइव हुई ब्रिटेन की 1625 में इस एरिया में, और तब से लेके जो है 1966 तक बारबाडोस जो है वो ब्रिटिश टेरिटरी रहा, ब्रिटिश एक कॉलोनियल एम्पायर का पार्ट रहा। 1966 में इसको आज़ादी मिली और 1966 से लेके 2021 तक
जो है वो एक कॉमनवेल्थ का पार्ट रहा, और ब्रिटिश क्वीन वहाँ पर जो है अभी भी उनकी हेड ऑफ द स्टेट रही। लेकिन अब जो है 1 दिसंबर 2021 से वहाँ पर रिपब्लिक कैरेक्टर का जो है वो स्टेट बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है कित्सुका सेकिक्रम। ठीक है, तो एक ये न्यू मरीन रेप्टाइल है। ये टीम ऑफ कुछ इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स को मिला है। तो आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए वैसे तो कि ये क्या है। आपको पता होना चाहिए कि एक न्यू रेप्टाइल मिला है। ठीक है, इसकी एक 1 मीटर लॉन्ग स्कल है, और इसको कित्सुका इसलिए कहा गया क्योंकि जिस एरिया में ये मिला है ये रेप्टाइल, सेंट्रल कोलंबिया में, वहाँ पर ये लैंग्वेज है, और वहाँ की लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि जो चीज़ किसी शार्प थिंग से आपको कट करती है उसको हम कित्सुका कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये भी बहुत लंबा तीखा सा एक मरीन रेप्टाइल है, इसलिए इसका नाम भी है कित्सुका सेकिक्रम रखा गया है। ठीक है, so now let us see all these topics in English. So the first topic is India ITU Joint Cyber Drill 2021. So India's Department of Telecommunications and International Telecommunication Union have recently commenced the India ITU Joint Cyber Drill 2021. So as you know that International Telecommunication Union is a part of the United Nations group, and it is basically the one of the oldest organizations or specialized agencies of the UN, and it has joined hands with DOT, so that Indian entities who are working in critical network infrastructure may participate in such cyber drill. So basically, companies or industries which are operating in areas like power sector, insurance, finance, banking, telecom service providers. So all these companies, they basically deal with cyber risks. That's why they are participating in this drill, which is organized by DOT and ITU. So we have to see what this ITU is actually. So it was founded in 1865, and it is one of the oldest specialized agencies of the UN, and it provides information and communication technological support to the world. And like in India, the government of India allocates radio spectrum at the world level. This ITU allocates global radio spectrum to the countries, and it also allocates satellite orbits to these countries. Okay, so it's one of its objectives is to improve access to the internet or internet informational communication and technologies to underserved communities worldwide. So its headquarters is based in Geneva, and it is also a part of the United Nations Development Group. So it has about 193 member states, and about 800 public and private sector companies and academic institutions are working with it. So it's a very fun fact, and it is very surprising that since the year 1952, India has been getting elected at the ITU Council every 4 years, and it has been getting elected to the ITU Council for every 4 years, and this time it has been elected from the year 2019 to 2022. So basically, India is a regular member of ITU Council since the 1952, and India has been a member of ITU since the year 1869. Okay. So now let us see the next topic, which is Infinity Forum. So PM Modi has recently tweeted, and he has shown his admiration for this first edition of Infinity Forum, which will be conducted at the Gift City area, or it will be hosted by rather the International Financial Services Centers Authority in collaboration with, of course, Gift City and Bloomberg. So Bloomberg is a private channel based in US, and they will be conducting this forum. So Indonesia, South Africa, and UK will be the partner countries in this first edition of the forum, and this forum will discuss all the technology and innovation related issues which we can leverage to hone the capabilities of our fintech industry, that is the financial technology industry. Okay, so it will basically bring about the leading minds of the world who are working in policy, business, and technology areas. And the most important thing that I was very surprised to see this, the theme of this forum is beyond. Okay, so it is basically pushing or nudging you to think beyond what you normally think, or think beyond your horizons.
So it will witness the participation from about 70 countries, and this will be, as it will be hosted by IFSCA. So we have to see what this IFSCA is. So it was established by the government in 2019 through an act, namely International Financial Services Centers Authority Act, and it is headquartered at Gift City, so which is a central district, business district area in Gujarat, between Ahmedabad and Gandhinagar. So this IFSC serves as a unified authority for the development and regulation of financial products, services, as well as the institutions which are working in the International Financial Services Center at India. And this IFSC is the maiden for International Financial Services Center in India. So this Gift City is basically the area where this IFSCA or IFSC or these SAys, etc., all these are located. So that area is called Gift City, which is built between Ahmedabad and Gandhinagar in Gujarat. So it provides high quality physical infrastructure to these important offices. So this Gift City is basically a business district. It has its own says, that is the special economic zones, education zones, townships, entertainment zones, hotels, software technology parks, etc. So all these are located in this Gift City, and the Gujarat International Financial Tech City Company Limited operates this Gift City and implements this project. Okay, so now let us see this next topic, which is GOCO model. So recently, CAG has tabled its report regarding the GOCO model, which has been adopted by the Indian Army to modernize its army base workshops. And the report is saying that this implementation of GOCO model is being delayed, and it was originally mandated to be completed by December 2019, but it is still in limbo. And it has listed out some issues or gray areas where the Ministry of Defense needs to work, and that's why it has given a suggestion that Ministry of Defense should work out or formulate a strategy to mitigate the risks, and deploy existing manpower so that this GOCO model can be made successful. So first of all, let us see what is this GOCO model. So it is basically a model in which any facility or any physical infrastructure is owned by the government, but it is operated by the contracting party. So it is basically, you are privatizing a unit, okay, but you will be owning that unit, but private company or a contractor will be uh, operating that unit on behalf of you. You'll pay some amount of fee to them, so that you can, because it comes out to be cheaper than maintaining this facility yourself. If the government maintains it, it becomes costly. That's why the government decides that any contracting party will start operating it. Okay, so why the army decided to lease out, or rather adopt this GOCO model in army base workshops. So initially they implemented this model at closed stations or workshops, and they found that it was an attractive proposition. The army units which are working in these army base workshops, so these army base workshops are basically areas where the weapons, vehicles, and equipment of the army get their repairs and overhaul. So army thought that our army units are currently employed in these areas, and it is basically utilizing a huge manpower in just these areas. So why not just go for GOCO model, so that a private contractor starts maintaining these areas or army base workshops, and the existing personnel which are deployed in these army base workshops can then be moved for combat placements. Okay, so but this there are certain issues. That's why the CAG is suggesting to the Ministry of Defense that they should formulate a strategy to mitigate all such risks which are associated with this GOCO model,
because this GOCO model is very important to modernize the workshops and as well as free the army personnel from this maintenance work. Okay, so on whose suggestion this GOCO model was adopted? So you may be knowing that when Defense Minister Manohar Parrikar was there, he formulated or he tasked this committee under Lieutenant General D.B. Shekatkar ji, and this committee suggested that to enhance the combat capability of our troops, it is important that we uh, go for this GOCO model so that we can deploy our troops in combat capability, combat areas, and it will also rebalance the defense expenditure that goes on in maintaining these army base workshops. Okay, so apart from saving costs, it will also uh, ensure higher operational efficiencies because these areas will be better managed by these private contractors. So now let us see the next topic, which is beryllium. So you may be knowing that this James Webb Space Telescope is about to be launched on December 22nd, and this telescope is carrying a large mirror which will collect light from the objects which it will be monitoring or observing, and this mirror has been made in such a way using beryllium that it can fold up and it can be fit into a rocket, and when the rocket reaches the space, this mirror will be unfolded and will be installed on this telescope. Okay, so why beryllium has been used? So basically beryllium was used because it is both strong and light. So as compared to its weight, it is very strong, and it is good at holding its shape because no amount of low or high temperatures can impact its shape. That's why it has been used. It is also a good conductor of electricity and heat, and it is not magnetic because there are several objects in the space which shows magnetic characteristics. That's why to save this mirror from magnetic properties, it was decided that beryllium will be used as a material. So this beryllium is also light and strong. That's why it is often used in supersonic airplanes as well as in the space shuttle. NASA also clarified that because this beryllium dust can be unhealthy if it is swollen, if it is swallowed by the personnel involved, or if it is breathed by the personnel involved. That's why special care was taken while working with the beryllium. Okay, so it also has gold in it. This mirror was also installed with some amount of gold in it. So a thin coating of gold was applied to it, and gold improves the reflection of infrared light of the mirror. That's why gold was used. So a vacuum vapor deposition technique was used, in which the mirror was put or kept inside this vacuum chamber, and the a small quantity of gold was vaporized and it was sprayed over this mirror, so that about 100 nanometers of this gets stuck on this mirror. So with just 50 grams of gold, the entire mirror was covered, and a thin layer of glass was also deposited on top of this gold layer so that it is prevented from the scratches. Okay, so now let us see the next topic, which is Barbados. So you may be knowing, have heard it in the news that Barbados has become the world's newest republic. It was earlier a part of the British Empire, in the sense that the British Queen was the head of the state, even if nominal. And now the Barbados has decided that they will be removing Queen Elizabeth, and from 1st December 2021, they have become a republic in character. They have become republic in character. So what do you mean by the term republic? So republic is any country in which the head of the state is elected by its people. Okay, so now there will be president in Barbados,
and they have removed Queen Elizabeth II as head of the Barbados state, and but they have decided that, like India, they will continue to be a part of Commonwealth of Nations. They do not have any plans to change the flags or national pledge or national anthem, but they have decided that they will be dropping terms like royal and crown. So, like in Royal Barbados Police Force, this would come out to be Barbados Police Force, and Crown lands would be known as the state lands now. Okay, so what is more important for you is that you have to remember this map of Barbados. Which countries is it surrounded by? This it is a part of Caribbean or not? So you have to see that and remember it, because apart from this Republic news, that Barbados has become republic, it was also in news because Mehul Choksi was involved in some manner in this, in between these two countries of Dominican Republic and Barbados. So you have to remember the map on and the area covered by this Barbados country. Okay, so let us see a little background of this Barbados also. So it was a slave society made by the British, and when the British ship arrived in 1625, it was turned into an English colony, and it stayed the way till 1966. Only after that it was made an independent country. Okay, but of course, until 2021, Queen Elizabeth II was the head of the state, but after the recent decision, this Barbados has abandoned that practice also, and now it has become a republic. Okay, so now let us see the next topic, which is Ketsuka saccharum. Okay, so this is a new marine reptile which has been founded by international researchers. So it has a meter long skull, and it has been named Kitsuka because in that area which where it has been found, that is in central Colombia, uh, this is an ancient language word which means the one that cuts with something sharp, and it is an indigenous language of this area. And with the look or the specimen of this marine reptile, this word suits the best for this animal, okay, or the marine reptile. So you just have to remember this particular word, and you have to remember that this was a marine reptile which was founded in central Colombia. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.